छत्रपति संभाजीनगर जिला सभा द्वारा आयोजित ये संगठनात्मक कार्यक्रम समाज संगठन और भविष्य की चुनौतियों में मंच पर विराजमान इस जिला सभा के श्रद्धेय अध्यक्ष जी, मंच के समक्ष विराजमान महासभा में मेरे मार्गदर्शक और महासभा में संयुक्त मंत्री के नाते हम सबको हमेशा गाइड करने वाले श्रद्धेय रमाकांत बाल्दी जी, हमारी महासभा जिला सभाओं के कई सारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता भानुशाह विराजे में हैं, उन सबको आप सभी लोगों को मैं बहुत हृदयपूर्वक नमन करता हूँ। आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले जिन दो लोगों का हमने सम्मान किया, यहाँ से मैं अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूँ। महेश्वरी समाज दान के मामले में किस एक्सटेंट तक जा सकता है, इसकी आपने कल्पना अभी देखी होगी। या तो हमने पुराणों में इस बात को देखा कि जब इंद्र को वज्र की आवश्यकता हुई तो महर्षि जगदीश ने अपनी हड्डियां देकर के इंद्र के लिए वज्र का निर्माण कराया, जिससे इंद्र ने अजय शक्ति प्राप्त की। उसके बाद में मैं भारतीय परिवार को इस बात के लिए पूरी महासभा की ओर से, महेश्वरी समाज की ओर से, हम सब की ओर से उस दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा नमन करते हुए परिवार के इस समर्पण के प्रति मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने अंगदान की एक जबरदस्त प्रेरक शुरुआत करी। ये शरीर तो नश्वर है जो पंच तत्व से बना है और पंचभूत में मिल जाएगा, लेकिन यदि इस स्थिति में कोई आदमी ये हिम्मत का निर्णय करता है, कई जगह ऐसे केसेस होते हैं वेंटिलेटर पे 2-2 साल निकलते हैं, 3-3 साल निकलते हैं, लेकिन परिवार डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी हम इस तरह का एक साहसिक निर्णय नहीं कर पाते हैं। और इस भारतीय परिवार ने एक साहसिक निर्णय किया और आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं उनका अभिनंदन कर सकूं। मैं अपने आप को इस बात के लिए कृतज्ञ महसूस करता हूं कि मैंने ऐसे दानवीर परिवार का और समर्पित परिवार का अभिनंदन किया। दूसरा जो अभिनंदन हमने किया, आदरणीय महामंत्री जी और हमारे संयुक्त मंत्री जी आ गए, मैं उनका भी इस सभागृह में स्वागत करता हूँ। दूसरा जो अभिनंदन हमने जिस परिवार का किया, आप दोनों तीनों चीज़ों को यदि आपने, क्योंकि जो अभी संचालिका थी इन्होंने मुझे कहा कि ये भी काबरा परिवार की है, तो मैंने कहा कि आपने आज सारा काम मोनोटोनस कर दिया, दिन में काबरा, दोपहर में काबरा, शाम को काबरा, संचालक भी काबरा, और वैसे मैंने भी देखा औरंगाबाद में काबरा खूब है। दूसरे जिस परिवार का हमने अभिनंदन किया, एक बड़ा फेवरेट प्रसंग आप लोगों ने भी सुना और देखा और समझा कि उनके मकान के पास में एक लेबर पिछले कई वर्षों से रहे थे। जब उनको जानकारी मिली कि गिल्ला परिवार की महिला है और आगे पीछे कोई सेवा करने वाला नहीं है, उन्होंने उनको अडॉप्ट किया, उनको अपने माँ के स्वरूप में, अपने बुआ के स्वरूप में उनकी सेवा की और उनके देवलोक होने के बाद में उनके पूरे चाय चलावे को उन्होंने कंप्लीट किया। परिवार के पुत्र के नाते, परिजनों के नाते ये अपने आप में एक अद्वितीय मिसाल है और समाज जिस दत्तक योजना को प्रारंभ करना चाहता है, मैं सोचता हूँ ये इसकी शुरुआत है, क्योंकि ये हमारी कल्पना है कि महेश्वरी समाज में किसी वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं। महेश्वरी समाज ऐसा समाज है कि लोगों को अडॉप्ट करना, लोगों की सेवा करना, ये हमारे जीन्स में है। इस चीज़ को मैं उस परिवार के प्रति भी बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्याम जी अब तक मंच पर गए, अब मंच के नीचे गए हैं। एक विषय को श्याम जी भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूल पाऊंगा। एक तीसरा काम इस औरंगाबाद जिला में और हुआ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि नरेंद्र महेश्वरी पुत्र यमुनादास महेश्वरी देवलोक हो गए और वो शायद मूल जोधपुर से होंगे। जोधपुर के समाज में पता करवाया, मैंने कहा कौन लोग हैं। जो संयोग से परिजनों से जानकारी भी मिल गई कि हमारे परिवार का व्यक्ति था और अब हमारा उस परिवार, उस व्यक्ति के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। 30-35 साल पहले घर छोड़कर चला गया था और परिवार वाले दाह संस्कार करने के लिए भी यहाँ नहीं है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा और इनकी सहृदयता की एक उत्कृष्टता दोनों मैं आपको देना चाहूँगा कि मौत सभी को आनी,
लेकिन अपने परिजन की मौत पर इन्होंने उस व्यक्ति का, नरेंद्र महेश्वरी का, न केवल वैदिक रीति रिवाज से दाह संस्कार किया, अपितु उसके पीछे के पूरे काम करने के लिए यहाँ के दो परिवारों ने आगे बढ़कर के काम किया और उस पूरे काम को यहाँ की जिला सभा में संपन्न किया। दो उदाहरण हमारे लिए प्रेरक है और तीसरा उदाहरण हमारे सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या समाज में इस तरह की संवेदनहीनता है, या समाज में इस तरह की परिस्थिति यदि हो जाए कि परिवार को ये पता चल जाए कि परिवार का एक बंधु जिसको हम ब्लड रिलेटिव कहते हैं वो कहीं डेवलप हो गया, और मान लीजिए 25-30 साल बाद ही आपको पता चला और हम अगर ये कह दें कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं समझता हूँ ये समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि समाज इतना संवेदनहीन कैसे हो गया और हमारे संगठन इतनी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए संगठन की संवेदनशीलता के प्रति मैं संगठन को, समर्पण को प्रणाम करते हुए इस संवेदनहीनता पर आपसे कुछ चर्चा बात जरूर करूंगा। आज जिस विषय पर मुझे यहाँ बोलने के लिए अभी कुछ देर पहले मैं बोलकर गए, आप सब लोगों से मुखातिब हुआ, विषय अलग था। उससे पहले दिन भर अपने सब लोग अलग अलग, मैंने शाम में वैसा से था, अभी संघ के काफ़ी सारे कार्यकर्ता मिलने के लिए आए थे, तो उनमें से कुछ लोग यहाँ होंगे जो संघ से जुड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ के संघ चालक जी, यहाँ के संपर्क प्रमुख जी और पूरी टोली मिलने की आई। मुझे जितने यहाँ का एक कार्यकर्ता है, बस वापस वो कार्यक्रम का समय हो गया है। तो हमारे संघ में एक अधिकारी होते थे शाम में, रंगा आदि जी, हमारे अखिल भारतीय बॉडी प्रमुख होते थे, और रंगा आदि जी का एक बार जोधपुर में कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में मैं भी उस नियोजनकर्ता की टीम में था। तो हमने कार्यक्रम ऐसा तय किया कि सुबह 6 बजे वैसा संस्थान पर आएंगे, फिर 8 बजे यहाँ अल्पाहार करेंगे, 9 बजे बैठक में भाग लेंगे, 11 बजे एक जगह संबोधित करेंगे, उसके बाद में वो भोजन लेने के बाद में फिर एक जगह सार्वजनिक कार्यक्रम में जाएंगे, फिर प्रेस वार्ता करेंगे और फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे। वो सब करने के बाद जब रंगा जी कार्यकर्ताओं के साथ बैठे तो वो साउथ इंडियन एक्सेंट में हिंदी बोलते थे। साउथ इंडियन हिंदी में जो थोड़ा एक्सेंट में चेंज होता है, तो हमारे जो मुख्य शिक्षक थे उनको उन्होंने पूछा, हम सब कार्यकर्ता अनुमंडल बना के बैठे थे, रंगा जी लोग विद्वान अधिकारी हुए हैं, उन्होंने पूछा कि अरे तुम बकरी देखा? तो सब लोगों ने सोचा कि भाई साहब ये बात क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने तुरंत कहा, मैंने वैसा बकरी किसने नहीं देखा? बकरी तो सभी ने देखा, हम तो मारवाड़ के लोग हैं। तो नहीं, तुम बकरी देखा? मैंने कहा वैसा देखा, क्योंकि हमारे गांव में भी बकरी होता, और जैसे मेहमान आता, आदमी जाता, बकरी का दूध निकालता, चाय बना के उसको पिला देता, फिर मेहमान आता, बकरी का दूध निकालता, चाय बना के पिला देता। मैंने कहा वैसे मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं बकरी नहीं, कि जैसे आपको कार्यक्रमों का नियोजन सवेरे से शाम तक, मुझे इस बात की प्रशंसा जरूर है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जितनी उत्साह के साथ में इस कार्यक्रम को नियोजित किया है, और जिस तरह से मेरे को लगता है, परसों रात को वो विवेक की एरिया है, मैं चेतना फाउंडेशन में गया, रात को 11 बजे एयरपोर्ट से हम वहाँ पहुँचे थे और 2-2:30 बजे सोने का ऐसा अवसर मिला, और मैं वहाँ जाके बहुत खुश हूँ। निश्चित रूप से मैं वहाँ नहीं जाता तो मैं बहुत सारी चीज़ मिस करता, और चेतना फाउंडेशन में जाने से अपनी भी चेतना देखिए, काम करने के नए आयाम को देखने का अवसर मिला। लेकिन मुझे लगा मैंने कार्यक्रम को इतना हैक्टिक डिजाइन कर दिया है, तो उन्होंने मुझे कहा साहब आपके प्रदेश अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये भाई साहब बड़ी मुश्किल से पकड़ना है, जितना भागदौड़ करवा सकते हो उतना करवा, फिर जोधपुर जाके 2-3 दिन रेस्ट करेंगे। जनता को ये ऐसे नियोजन यदि मिल जाए तो ये महासभा में भूतपूर्व कार्यकर्ताओं की लाइन लग जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हम कार्यक्रमों की रचना, आपकी ऊर्जा को भी सलाम है कि इतनी ताकत के साथ में मैं 3 दिन से इस बात को देख रहा हूँ, परसों से हमारे लोग आने शुरू हो गए। उन सारे लोगों को लाना, उनको बुलाना, उनको ठीक तरीके से रिसीव करना, उनके दर्शन की व्यवस्था करना, उनके एक एक चीज़ की माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट करना, ये सारा काम आपके संगठन ने किया है, और आपके स्नेह के कारण थकान महसूस नहीं हो रही है। इसलिए लगातार आपके आग्रह पर कार्यक्रम है, जहाँ आप कह रहे हैं वहाँ करें। जिस विषय की आपने आज जो टैगलाइन दी है, समाज, संगठन और भविष्य की चुनौती, आपने इसमें भी कॉम्बो पैक कर दिया। 3 विषयों को एक विषय के साथ लिया।
समाज एक विषय है, संगठन एक विषय है, भविष्य की चुनौतियां एक विषय है। तो मैं इसको 3 स्टेप में आपके सामने रखूंगा। समाज, हम सब जानते हैं कि आदिकाल से समाज रचना जो हुई, उस समाज रचना में जो वैदिक रीति पद्धति है, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उनको ये बात पता है कि कभी जाति नाम की व्यवस्था हिंदुस्तान में थी नहीं। जाति की कोई नाम की व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ जब शास्त्र उपनिषद, जब वैदिक काल था, तो वर्ण व्यवस्था हुई, उसमें 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद में हम जैसे जितने भी लोग आते गए, जिन्होंने अपने मत पंथ संप्रदाय से अलग अलग जातियों का निर्माण किया, क्योंकि पहले वर्ण थे, वर्ण से जातियां मानव ने बनाई, अपनी अपनी सुविधा से बनाई, जिसको जहाँ कंफर्टेबिलिटी लगी उसने वहाँ अपनी जाति का निर्माण किया। लेकिन हम एक अनूठी जाति, हमारे ऊपर ईश्वर का एक अनूठा आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी जाति व्यवस्थाएं बनी, जितनी भी समाज संरचनाएं बनी, वो समाज संरचनाएं गुण दोष के आधार पर, व्यक्तिगत मत धर्मांतरण के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर बनी। एकमात्र हम ऐसे समाज हैं जो साक्षात ईश्वर के आशीर्वाद से प्रादुर्भाव हुए हुए समाज है, वो महेश्वरी। आप किसी समाज का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी समाज के निर्माण की प्रक्रिया को देख लीजिए, ऐसा कोई समाज नहीं है जिस समाज को पाषाण से, मूर्त रूप से और ये सजीव रूप में, जिसको भगवान ने आशीर्वाद देकर अभिप्रेत किया हो, और भगवान ने उसके शस्त्र को त्याग कर शास्त्र की रक्षा कर इसको आशीर्वाद देते हुए अपना नाम साथ में दिया। माँ उमा के कहने से जब भगवान शंकर ने महेश्वरी समाज का प्रादुर्भाव किया, उस प्रादुर्भाव के साथ में हमको अपना नाम दिया माहेश्वरी। भगवान महेश की ईश्वरीय कृपा से उत्पत्ति जो समाज है, वो समाज हमारा समाज है। ऐसा विलक्षण प्रतिभाशाली हमारा समाज है और हम उस समाज के अंग है। इस बात की हमको हर क्षण गौरवान्विति होनी चाहिए, हमेशा इस बात की गौरवान्विति होनी चाहिए कि दुनिया के पूरे इतिहास में ऐसा कोई समाज नहीं है जो साक्षात ईश्वर के आशीर्वाद से उत्पत्ति हो। कोई किसी ऋषि परंपरा से हुआ है, कोई किसी राजा महाराजा के वंश परंपरा से हुआ है। अग्रवाल समाज राजवंश, भगवान उग्रसेन के वंशज अपने आप को कहते हैं। और उसी तरह से जैन समाज में ऋषभदेव की राजा से उन्होंने संन्यास लिया, उनकी जो परंपरा चल रही है उस परंपरा से जैन समाज का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान परशुराम से ब्राह्मण समाज का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन हम एकमात्र समाज है जिसका साक्षात शिव से प्रादुर्भाव हुआ और हमारे आराध्य शिव है, और इसीलिए हमारा समाज विलक्षण है, इस समाज का संगठन विलक्षण है, और इसीलिए महेश्वरी है, वो हमारा समाज है। ये हमारा पहला विषय जो आज आपने रखा है, उसमें समाज, ये हमारे समाज की डेफिनेशन है। ये समाज वो समाज है जिसने भगवान के आशीर्वाद से, भगवान ने हमको क्या आशीर्वाद दिया कि इससे पहले हम क्षत्रिय थे, हम 62-72 उमराव से हम वणिक में कन्वर्ट हुए। हमारी जो बहुत खाप है वो उसी से बनी हुई है। हमारे हाथों में शस्त्र थे, हमसे कुछ इस तरह का आपराधिक कार्य हुआ कि हम श्रापित हुए। श्रापित होने के बाद में हम पुनर्सजीव हुए। तो जब श्राप मुक्त हुए तो ईश्वर ने हमारे शस्त्रों को त्याग कर हमको ये आदेश दिया कि आप शास्त्र की रक्षा करने वाले समाज बनेंगे और शास्त्र सम्मत काम करने वाले समाज बनेंगे। ऐसा हमारा समाज है। देश में एकमात्र समाज है जो वैदिक समाज है, जो शास्त्र सम्मत समाज है, शास्त्र की पूजा करने वाला समाज है और शास्त्र के आदेश को मानने वाला समाज है, वो हमारा महेश्वरी समाज है। हमारे महेश्वरी समाज को ईश्वर ने ये आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ, वेदों के आदेश से, शास्त्रों उपनिषदों के आदेश से सकल जीव की, सकल इस ब्रह्मांड की जो भी हम लोगों को रोजगार सृजित कर सकते हैं, हम लोगों के लिए उनके योगक्षेम महान की चिंता कर सकते हैं, वो करने के साथ में आप अपने आप को स्वरोजगारित करो और पूरे दुनिया के अंदर आप अपना काम करो। और हमने वेदों के उस आदेश को माना। हमने आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, अपनी आत्मा के मोक्ष के साथ इस जगत के हित का काम करने वाला और पूरे देश में अपने लाभ से हजारों लाखों लोगों के परिवार का पेट पालन करने वाला यदि कोई समाज है, वो हमारा समाज है, महेश्वरी समाज है।
हमारे पूर्वज, हमारे वंशज, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य, ऐसा हमारा विलक्षण समाज। इस सारे समाज की यदि हम कल्पना को देखें, इस सारे समाज की रचना को देखें और इस समाज की रचना का आज का हम स्वरूप देखें, तो मुझे लगता है हम बहुत काम कर रहे हैं। और हमारे काम करने में समाज तो हमारा लगभग 5100 और कुछ वर्ष हमारे समाज को प्रादुर्भावित हुए हो गए। अभी महेश नवमी गई है। इस महेश नवमी पर मान लीजिए जिस समाज का 5200 साल पुराना इतिहास है, उस समाज के पास में कितनी बड़ी थापी है, कितनी बड़ी हमारे पास में लेगेसी है, जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और उस लेगेसी में अनावरत हम काम कर रहे हैं। काम करते करते समाज के बाद में जब संगठन की बारी आई, हमारे पूर्वज कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे, इस बात को हम सब लोगों को समझना चाहिए। हम लोग कई बार ये कल्पना करते हैं कि जिला सभा क्या है, प्रदेश सभा क्या है, क्षेत्रीय सभा क्या है, तालुका सभा क्या है, सब एक दूसरे को इस तरह से वो एक तरह से अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि उसकी श्रद्धा सम्मान में कहीं न कहीं ईगो बीच में प्रॉब्लम करता है। जबकि 1891 में हमारे श्री कृष्णचंद्र जी लोहियावाल ने अजमेर से इस महासभा का उनको कल्पना हुई कि हम भगवान महेश जी के वंशज है, जो देश के भिन्न भिन्न भागों में हम काम करते हैं, इन सबको संगठित करके हमको काम करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने 1891 में अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा नहीं, उसको जिनका नाम महेश्वरी समाज, एक ऐसा अलग सा नाम था, जो 1907 में अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा के नाम से वही ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट हुआ। तो लिटरली वी स्टार्टेड एट 1891 में महेश्वरी महासभा का ऑर्गेनाइजेशन बना, हमारा संगठन बना। संगठन क्या होता है, संगठन क्यों बनता है? आप में से कई सारे लोग हैं, मैं ऐसे बहुत सारे चेहरों को जानता हूँ। संगठन मंत्री के नाते औरंगाबाद आया, महामंत्री के नाते औरंगाबाद आया, कार्य समिति के सदस्य के नाते औरंगाबाद आया, सभापति के नाते तीसरी बार औरंगाबाद आया। औरंगाबाद के बहुत सारे चेहरों को लगातार महासभा की बैठकों में 2010 से मैं देखता हूँ, बहुत वरिष्ठ ज्येष्ठ सदस्य है। हम में से कोई बता सकता है कि संगठन की परिभाषा क्या है? संगठन किसको कहते हैं? संगठन का निर्माण कैसे होता है? संगठन को परिभाषित करने के लिए, संगठन के निर्माण की संरचना को समझने के लिए हमको कुछ अध्ययन करना पड़ेगा। और विवेकानंद जी ने संगठन की परिभाषा बड़ी सुंदर तरीके से लिखी है। उन्होंने लिखा कि जब समान विचार के लोग समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त रूप से काम करते हैं, वो संगठन का निर्माण करते हैं, उसी को संगठन कहते हैं। हम सब समान विचार के लोग हैं, भगवान महेश के वंशज हैं। समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि हम सब लोग संगठित हो, अपने आप को संगठित करने के साथ इस देश को मजबूत करने का काम करें, इसलिए हम सब लोग संगठित रूप से काम करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो पिछले 135 वर्षों से अनवरत अपने काम को कर रहा है, अपनी सेवा को कर रहा है। विश्व में किसी भी जातीय संगठन का इतना लंबा लिपिबद्ध इतिहास नहीं है जितना अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा का है, हमारी प्रदेश सभा का, हमारी जिला सभा। इस संगठन के माध्यम से हमने जो काम की, इस संगठन की लेगेसी को, इस संगठन के इतिहास को आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। आप सब लोगों को इसको मनन करने की, अध्ययन करने की आवश्यकता है। हमें से अधिकांश लोगों को क्या लगता है कि साहब ये सभापति नाम के प्राणी आए हैं, एक भाषण देके चले जाएंगे, क्या लेना देना है? क्योंकि अपने समाज में ईश्वर ने खूब कृपा करी है, कहीं कुछ न्यूनता भी रखी है। हम किसी भी चीज को बहुत हल्के में लेने का हमारा अभ्यास है। किसी भी चीज के प्रति, संगठन के प्रति जब तक हम श्रद्धा, समाज के प्रति श्रद्धा, सम्मान और एक समर्पण का भाव नहीं रखेंगे, तब तक हमको समाज के स्वाभिमान का मन में एक ज्योति का प्रादुर्भाव नहीं होगा। जब आप अपने आप को महेश्वरी होने पर गर्व और गौरवान्वित जब महसूस करेंगे, जब आप समाज और संगठन का इज्जत करना तय करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करना तय करेंगे, उसके बारे में मनन करना तय करेंगे। मैं आपको इस बात के लिए अपने आप को, मुझे बताते हुए बहुत पसंद था। सामाजिक संगठनों के इतिहास को पढ़ने का वैसे भी शौक रहा। फिर जिन संगठनों में काम किया, रात दिन ऐसे ही लोगों के साथ में काम करने का अभ्यास रहा। सामाजिक संगठनों के इतिहास में डेमोक्रेटिक वे से लगभग 135 वर्षों से जिस समाज संगठन का ग्राम इकाई से लेकर के राष्ट्रीय इकाई तक गठित हो,
ऐसा विश्व का कोई भी जातीय संगठन गैर राजनीतिक काम नहीं करता है। केवल मात्र अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा है जो गैर राजनीतिक संगठन के नाते 135 वर्षों से काम कर रही है। हमारा ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं, हमारी कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं, हमारी कोई पॉलिटिकल इशू नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारे पुरोधा थे, महासभा का अब तक जिन लोगों ने भी नेतृत्व किया है शुरू से लेकर के निवर्तमान सभापति जी तक, मैं उन सबके श्रद्धा, समर्पण और त्याग को आज इस मंच के माध्यम से उन सबका अभिनंदन करता हूँ कि आज उनकी बनाई हुई इस लेगेसी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम उस तक चलने का काम कर रहे हैं। हमारा जब ये इतिहास शुरू हुआ 1960 में महासभा बनी, 1918 में हमारा पहला अधिवेशन हुआ पाली में, उससे पहले एक अधिवेशन हुआ, दूसरा अधिवेशन पाली में हुआ, पाली राजस्थान में। उस अधिवेशन में महासभा के उस वक्त के लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया और आप इंटेलिजेंसी देखें, आप जहाँ भी जाते हैं, यहाँ कई सारे हमारे युवा साथी विराजे हैं। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या जो भविष्य की समस्याओं में आएगी कि हमको लगता है कि हमारे पूरे समाज की जो नया युवा वर्ग है वो जुए सट्टे के माध्यम से, स्पेकुलेशन के माध्यम से, क्रिकेट के सट्टे के माध्यम से, अन्य सारे इस ऑनलाइन डब्बा बोल्ड के माध्यम से पूरे परिवार खोखले हो गए। उस वक्त भी कहीं ये समस्या रही होगी। 1918 में महासभा ने प्रस्ताव पारित किया कि समाज में जुआ फाटका को हम किसी तरह का कोई स्थान नहीं देंगे और हमको ट्रेडिंग की बजाय मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, इस देश के उत्पादन के विकास में हमारा योगदान होना चाहिए। ये 1918 का महासभा का पारित प्रस्ताव है। मैं समझता हूँ आज से 110 साल पहले, 108 साल पहले किसी समाज के लीडरशिप की क्या विजन रहा होगा, उनका क्या समर्पण रहा होगा, ऐसे गर्व और गौरवान्विति वाला हमारा समाज का इतिहास है जिस पर हमको हमेशा गर्व होना। 1922 में जब हमारा अधिवेशन हुआ, 1922 के अधिवेशन में हम देश के पहले ऐसे समाज थे जिस समाज ने विधवा विवाह को प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। कम उम्र में जो हमारी बच्चियां विधवा हो जाती थी, समाज में तब विधवा विवाह उस वक्त कोई कल्पना नहीं करता था, क्योंकि 1885 में विनोबा भावे ने यहाँ महाराष्ट्र के एक स्थान से पहली गर्ल्स एजुकेशन की स्कूल चालू की थी और 1920 में हमारे जोधपुर महेश्वरी समाज ने गर्ल्स एजुकेशन में फर्स्ट स्कूल स्टेब्लिश की। मेरे ख्याल से देश की 5वीं महिला शिक्षा का केंद्र जोधपुर में महेश्वरी समाज ने चालू किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 1922 में हमने प्रस्ताव पारित किया कि हमारा समाज विधवा विवाह का समर्थन करता है, विधवा विवाह समाज में प्रारंभ होना चाहिए। आप सोचिए, जिस वक्त रूढ़िवादिता अपने चरम पर थी, जिस तरह के विचार अपने चरम पर थे, लेकिन हमारे समाज के कितने इंटेलिजेंट लीडरशिप रही होगी, उन्होंने समय की, भविष्य की चुनौती को समझते हुए इस तरह के प्रस्तावों को पारित किया और समाज में इस एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया। ऐसी हमारी लीडरशिप और ऐसा हमारा संगठन रहा। उसके बाद में जब गांधी जी ने आज़ादी का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया, गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन जब चालू किया, देश में किसी समाज ने जाहिर रूप से प्रस्ताव पारित करके गांधी जी के आंदोलन का समर्थन नहीं किया। सबसे पहले गांधी जी के आंदोलन का प्रस्ताव पारित करके समर्थन करने वाला अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा का मंच था, जिसने गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया, जिसने गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को न केवल समर्थन दिया, हमारा बिरला परिवार जिसके इतिहास पर हम सब लोग आज गौरवान्वित महसूस करते हैं, गौरव महसूस करते हैं कि केवल मात्र देश के आज़ादी के आंदोलन में घनश्याम दास जी बिरला एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे गांधी जी के आंदोलन, आपके पास में विदर्भ से ब्रजलाल जी बिहारी जिनको विदर्भ केसरी की उपाधि दी गई थी, ऐसे लोगों ने हमारे आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया। कृष्णदास जी गांधी जैसे लोगों ने हमारी आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया और उन लोगों ने इस महासभा का भी नेतृत्व किया। इससे बड़ी गर्व और गौरव की बात हमारे समाज के संगठन के इतिहास के लिए नहीं हो सकती है। ये हमको समझने की आवश्यकता है। जब तक हम ये सारी चीजें नहीं समझेंगे, लोगों को लगता है पास्ट बोरिंग है। पास्ट बोरिंग नहीं है, पास्ट बड़ा इंस्पायरेशन लेकर काम कर रहा है। आप पास्ट को पढ़ेंगे तो आप में एक नई प्रेरणा जागृत होगी, एक नई ऊर्जा जागृत होगी। जब पुराने लोगों ने बिना संसाधन के इतना काम किया है तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये विषय आज यहाँ इसलिए क्योंकि आपके विषय का जो कंटिन्यूशन है, समाज, संगठन और भविष्य की चुनौतियाँ, इस तरह का हमारा समाज है, इस तरह का हमारा संगठन है और इस संगठन में शनै शनै विकास की यात्रा के साथ में अपने आप में जो भी परिवर्तन करने हैं उसको परिवर्तन करते करते आज 135 साल के हम इस इतिहास को आज यहाँ आपके सामने मैं एक कार्यकर्ता के नाते, महासभा के प्रतिनिधि के नाते आप सबसे मुखातिब हूँ। ये 135 वर्ष का हमारा इतिहास है और उस इतिहास की सबसे बड़ी
भविष्य के बारे में महासभा और हमारे पूर्व के सारे लोग इतना गहरा विजन और विचार रखते हैं कि कोई कल्पना कर सकता है 135 साल के इस इतिहास के संगठन को कोई 50 साल से कम उम्र का व्यक्ति उसके दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में सेवा ले सकता है। ये समाज का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। जो लोग सोचते हैं कि समाज युवाओं के लिए क्या करता है, समाज में युवा नहीं जुड़ते हैं, इस तरह के लोग पॉपुलरिस्टिक कोई भी आके भाषण देता है कि साहब सबसे पहले काम ये करना चाहिए युवा नहीं जुड़े। अपने यहाँ महाराष्ट्र में जहाँ भी जाते हैं कई लोग खड़े होते हैं कि भाई साहब बाकी सब चीजें ठीक है, युवा में जोड़ो। अरे मैंने कहा मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे महासभा ने जोड़ा है। 37 साल का मैं 35 साल का महासभा की कार्य समिति में सदस्य बना, 37.5 साल में महासभा का संगठन मंत्री बना, 41 साल का महासभा का महामंत्री बना, 44 साल का वापस महामंत्री बना, और जब 47 साल का हुआ तो महासभा के सभापति का दायित्व मुझे मिला। तो आप कल्पना करिए कि भविष्य के प्रति हमारा समाज कितना सजग रहा है। उन्होंने अपने आप को, फिर हमको कल्पना होती है कि युवा नहीं जुड़ते, जितने हमारे युवा साथी हैं उनके लिए मैं ये बात कोई मेरी आत्मश्लाघा के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो केवल मन में ये कुंठा ही रखते हैं कि यार ये आगे वाले जाते ही नहीं है तो हमारा नंबर आता ही नहीं। मैं किसी को आगे भेज करके आगे नहीं आया। हमारे यहाँ जाने का मतलब होता है कि ये पद छोड़ेंगे तो हमारा नंबर आएगा। अब देखिए, काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन में कुछ काम करके दिखाएंगे, बाकी तो जाना नहीं जाना तो ईश्वर के हाथ की बात है। जब तक है जब तक वो रहेंगे। यदि आप काम करोगे तो निश्चित रूप से आपका यथा समय सम्मानित तरीके से आपका नंबर आएगा, आप लोग दायित्वों पर आएंगे। इसलिए मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूँ कि भविष्य की चुनौतियों के प्रति अभी से अपनी कमर को कस लें। महासभा तैयार है, महासभा के सारे ऑर्गेनाइजेशन तैयार है। वी आर इन द एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। महासभा एक संक्रमण काल से गुजर रही है। संक्रमण काल का मतलब ये नहीं कि हमारे पुराने लोगों ने काम नहीं किया या उन्होंने इस संगठन को संक्रमित कर दिया। इससे एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये शिफ्टिंग ऑफ पावर होगा। आज की तारीख में महासभा के पूरे, अभी आपने जिला सभाओं के अध्यक्षों की एवरेज एज देखी होगी। आप ये कल्पना करिए जितने भी लोग आए उनकी एवरेज सबकी एज निकालेंगे तो बिलो 60 आएगी। आज ये महासभा का जो हमारी पदाधिकारियों की टोली है इसकी एवरेज एज 55 है। मैं समझता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम भविष्य के प्रति सजग समाज है, आने वाली चुनौतियों से लड़ने का मादा रखने वाले समाज है, इसलिए हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार कर रहे हैं। इस सारी चीज को हम बड़े व्यवस्थित तरीके से सारी चीज को आगे ले जाएंगे। जिस तरह से समाज के संगठन का काम हुआ, संगठन मजबूत हुआ, उस तरह से चुनौतियां भी बदली। आज से जब 20-30 साल पहले, 50 साल पहले मैं था नहीं, लेकिन कहानियां तो सभी लोगों से सुनता हूँ। जब हमारे पुराने लोग बात करते हैं, हमारे समाजों में जब चर्चाएं, उनके जब प्रस्ताव करते हैं, 1950 तक तो हमारे प्रस्ताव बड़े फ्यूचरिस्टिक थे। वास्तव में देश के निर्माण में जितने बड़े काम हमारे उस पीढ़ी ने किए उतना बड़ा कल्पना भी नहीं कर सकते। आज भी उसका 5-10% भी काम नहीं कर पा रहे। उसके बाद में जैसे आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद फ्रीडम मिला, फ्रीडम के बाद में हम लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया, स्प्रेड हुए, जगह जगह गए, हमको कुरीतियों में जकड़ लिया। पूरा समाज कुरीतियों की गिरफ्त में आ गया। हमारे ये जो जीते रीति रिवाज के नाम पर जो पुराण पंथिता थी उसने हमारे समाज को जकड़ लिया। ये हमारा रिवाज है, फलाना हमारा रिवाज है। तो समाज के आप सारे प्रस्ताव, जब मैंने सबसे पहले महेश यूथ फेडरेशन में मैं जुड़ा तो हम इस बात के लिए जुड़े थे। 1990 में जोधपुर में ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। हम उन घरों के बाद धरना लगाते थे जो 11 आइटम से ज़्यादा शादी में बना था। ये एक अभियान था। दहेज हत्याओं के कितने सारे पहले मामले होते थे, कितने सारे आपस में मुकदमे होते थे। घूंघट प्रथा को लेकर के कितनी सारी चर्चाएं होती थी कि भाई हमारे घर में बच्चों को ये ड्रेस करने की अनुमति नहीं है, इस तरह की अनुमति नहीं है। जितनी रूढ़िवादिता, जितना लेन देन के विषय थे, ये तिलक, ये मिलनी, ये इन सब चीज़ों में हमारे समाज ने आंदोलन किया कि इसको बंद करना चाहिए। आज उसकी आवश्यकता है क्या? सबसे बड़ी बात है कि समय के अनुसार चुनौतियां बदलती है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। हमारी पुरानी पीढ़ी के कई लोग बैठे, वो उनको लगता है कि साहब उस टाइम जो समस्या थी आज भी उसी समस्या पे आप बात करो। मेरा राजपूत समाज में बहुत आना जाना है, काफ़ी लोग मेरे मित्र हैं। हमारे वहाँ एक ठाकुर साहब है, वो रोज एक बात कहते हैं कि ठाकुर उसको जानिए जो बात पुरानी बात। जो आदमी ठाकुर है वो वही हो सकता है जो पुरानी बात गाए।
हम पुराने लोगों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं साहब हमने हमारे ज़माने में ये किया, आज तो आप ये कर ही नहीं रहे। वो आपकी तत्कालिक उस वक्त की आवश्यकता होगी। आज समाज की आवश्यकता आज की चुनौतियों को एड्रेस करने की है, न कि उन पुराने रूढ़िवादी गीतों पर अपने गीतों को दोहराने की अपने आवश्यकता नहीं समझते। आज समाज में कहीं दहेज की कोई मामले कहीं सामने आया, समाज में कहीं लेन देन का कोई विषय सामने आया, समाज में कहीं विलक्षणता का कोई विषय सामने आया, सारे विषय वाइप अप हो गए। पूरे विषय समाज में बदल दिए। समाज में इसलिए बदल दिए, आज तो समस्या ये आ गई कि शादियां ही नहीं हो रही है, दहेज किसका मिलना है। वो पहले कागज मिल जाए कोई बड़ी बात है, दहेज मिलना तो बहुत बात की बात है। क्योंकि जितने परिवारों में जाते हैं समस्याओं में रूप बदल ली, समस्याओं में रूप बदला तो उसके हिसाब से समाज को भी अपनी करवट बदलनी चाहिए, संगठन को भी अपनी करवट बदलनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आज समाज के सामने जिस तरह का टेक्नोलॉजी का युग है, हमको इस बात की कल्पना करना चाहिए कि अब समाज के सामने जो समस्याएं हैं, पुरानी जितनी भी बातें हुई, जब हमको भवनों की आवश्यकता हुई हमने भवन बनाए, सेवा काम की आवश्यकता हुई हमने सेवा आयाम पर काम किया, शिक्षा की आवश्यकता रही हमने हायर एजुकेशन के लिए हॉस्टल्स की पूरी श्रृंखला निर्माण करी, स्थान पर। और फिर हमारे में एक इनहेरेंट लीडरशिप का गुण है। महेश्वरी समाज का एक गुण क्या है कि महेश्वरी पैदाइशी नेता होता है। हर व्यक्ति में लीडरशिप की क्वालिटी है और वो दूसरे की लीडरशिप को स्वीकार नहीं करने की मानसिकता में रहता है। हालांकि शनि स्वीकार करने की स्थिति में आती है, लेकिन हमको हमेशा लगता है कि एक आई मांगे आऊँ तो बढ़िया काम मैं भी कर सकूँ। आप मैंने बना दिया भाई साहब, मैं यूँ बैठूँ इतना वर्षा हूँ। ये भी एक हमारे जो चारित्रिक गुण है उसमें एक गुण ये भी है कि हम सीधा साधा नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर सकते जो काम करने वाला है। तो समय के साथ सारी चीजें बदली, समाज ने अपनी योजनाओं को बदला और जो समय काल चक्र है उसके अनुसार समस्याएं बदली। पहले हमको लगता था कि भवनों की आवश्यकता होनी चाहिए, हमने भवनों की पूरे देश भर में श्रृंखला खड़ी कर दी। और मैं समझता हूँ जितनी मेरी जानकारी है, आज की तारीख में देश में अच्छे स्टार कैटेगरी के हमारे 100 से अधिक भवन है और छोटे मोटे जिनको हम गाँवों में नौरे कहते थे, न्याती नौरा है, छोटा भवन है, ऐसे भवनों को यदि हम मिलाएं तो 1000 से ज़्यादा हमारी प्रॉपर्टी देश के डिफरेंट एरिया में हमारी है। लेकिन वो तात्कालिक आवश्यकता थी कि गाँवों में शादी करने के लिए कोई स्थान नहीं होता था, मकान छोटे होते थे, कोई गाँव में कहीं नौरा बना लिया, कहीं किसी ने भवन बना लिया। आज उनकी क्या स्थिति है? यदि हम इस चीज़ को इस समस्या से कनेक्ट करके देखें, तात्कालिक आवश्यकता पर जो भी चीज़ होती है उसकी भविष्य में उपयोगिता कितनी रहेगी, ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पर काम करती है। आपको कोई भी निर्णय आप आज करें, उसके 25 साल बाद के रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। अगर ये स्थिति आपकी नहीं है तो मैं मानता हूँ कहीं न कहीं हमारा महेश्वरी होने का IQ, जो अभी रमेश जी बताने कह रहे थे कि IQ, SQ और AQ, उसमें कहीं न कहीं मैं कमी मानता हूँ। क्योंकि हमारा समाज वो समाज है जो 25 साल आगे की समस्याओं पर, 30 साल आगे की समस्याओं पर विचार करने वाला समाज है। भवनों के बाद में हमने दुनिया भर के सेवा आयाम खड़े किए। आप पूरे देश भर में चले जाए, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, बावड़ी, मंदिर कराने वाला यदि कोई प्रो रेटा बेसिस पर कोई समाज है तो वो अपना महेश्वरी समाज है। कहीं भी आप चले जाओ, आपको महेश्वरी दान करने के मामले में अग्रिम पंक्ति पर मिलेगी। देश में कहीं किसी अच्छे जिले में चले जाओ, अब अच्छे जिले में देश बहुत बड़ा है, हमको ये समझना पड़ेगा हम पूरे देश को नहीं देखें, हम उन 74 जिला सभाओं को देखें जहाँ महेश्वरी समाज का 84% आदमी निवास करता है। उन 74 जिला सभाओं से आप लिस्ट मंगवा लें कितनी तरह की सेवा आयाम हम वहाँ काम कर रहे हैं। उसके बाद में जो सबसे बड़ा काम हमने किया, हम धर्मदेव समाज, हमारे माध्यम से इस देश के लोगों को जितना अपना मोक्ष से जाने का जितना अवसर हमने दिया, चाहे वो कथा भागवत कराकर हो, चाहे कोई शिव पुराण कराकर हो, चाहे कोई हवन यज्ञ कराकर हो, चाहे कोई चुनरी मनोरथ के माध्यम से हो, चाहे नामी लई के माइले के माध्यम से हो, यदि प्रो रेटा बेसिस पर किसी एक समाज द्वारा सबसे ज्यादा धार्मिक आयोजन करने का रिकॉर्ड यदि किसी समाज के पास में है तो वो भी अपने महेश्वरी समाज के पास में है। क्यों? धन बढ़ गया। धन बढ़ने के बाद में हमारी अब प्रसिद्धि की चाह बढ़ गई। हमको लगा कि अब काम कुछ करने को है नहीं, भवन भी बन गया, अब समाज की क्या आवश्यकता है वो भी पूर्ति होगी। वो पूर्ति इसलिए होगी, अभी आपके जिले की बात मैं करूँ तो 2800 परिवार है, 6 आपके तालुका है, बाकी प्रभाग है। उन सारे प्रभागों में जब मैं सबसे पहले शोलापुर मीटिंग में आपके अध्यक्ष जी से मिला था
तो उस वक्त पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के जितने भी जिलाध्यक्ष थे सबको शायद थोड़ा खराब लगा होगा। मैंने बड़ी खरी खरी भाषा में ये बात कही थी। मैंने कहा ये लिस्ट बिल्कुल फॉल्स है, इसको ठीक करके आप विद इन द टाइम आप इसको ठीक करें, और मैं इस लिस्ट से सहमत नहीं हूँ, बात ठीक है नहीं है। उस दिन ये मेरे ख्याल से साल भर पहले की बात है, 1 साल या 14 महीना ऐसा हुआ होगा। मैं केवल 3 घंटे के लिए सोलापुर उनके प्रदेश के कार्यकारी मंडल की मीटिंग में गया था। उस दिन आपके इस संभाजी नगर में 466 परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी आय 1 लाख से नीचे लिखी। कितने परिवारों में? 2800 परिवारों में 466 परिवार। क्योंकि अब मान लीजिए किसी ने घर बैठे का तेरा फॉर्म नहीं भरा है, उसने कहा इनकम कितनी लोगों लिख कर ला रहे थे, तो 466 हो गए। जबकि मैं समझता हूँ औरंगाबाद जो हिंदुस्तान के महेश्वरी समाज के पूंजीपतियों का स्थान है, उसमें जालना है, औरंगाबाद है, बाकी जो मारवाड़ बॉम्बे कलकत्ता है, उसमें यहाँ भी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमेशा से ये इंडस्ट्रियल टाउन रहा है, चाहे औरंगाबाद रहा हो चाहे जालना रहा हो, आसपास के महाराष्ट्र के जितने भी इलाके हैं प्रॉस्पर इलाके हैं। वापस इन्होंने रीवेरिफिकेशन करना जब चालू किया, जब हमने पहला टारगेट भविष्य की चुनौतियां जब हमको समझ में आई कि हमको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, तो हमने सबसे पहले एक लक्ष्य हाथ में लिया कि जो परिवार अपने आप को 1 लाख से कम आय में मानते हैं उन परिवारों के अपलिफ्टमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले तो उन परिवारों से मिलना, उसका रीवेरिफिकेशन करना तो वास्तव में उन्होंने सही लिखा है कि गलत लिखा। 1 लाख रुपए सालाना आय का मतलब है 8,300 रुपये महीना। आज की तारीख में कोई आदमी, कुछ परिवार हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, यहाँ कोई जो आश्रित परिवार है, यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे कुछ परिवार तो हो सकते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आपकी वर्तमान टीम ने जितनी ताकत और शिद्दत के साथ काम किया वो 466 की संख्या घटकर 22 पर आ गई। तो आप कल्पना करिए, इसका मतलब समाज के जो हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से दायित्वों पर थे, हम लोग कभी भी व्यक्तिगत संपर्क नहीं बना पाए लोगों के साथ में, इसलिए जिसने जो लिखा दिया हमने उसको मान लिया। 2800 परिवारों की संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं होती। मैं जिस जिले से आता हूँ वहाँ भी 7,900 परिवार है। आपके जैसे कम से कम 3 जिले मिलाने जितना एक हमारा पूरा जिला होता है, लेकिन वहाँ भी हमारे पास क्षेत्रवार इस तरह के कार्यकर्ता है जो एक आदमी की जन्मपत्री रखता है। जैसे आपने नरेंद्र महेश्वरी का जैसे ही भेजा, तुरंत मैंने एक कार्यकर्ता का मैंने कहा ये पता कराओ, पूरी जन्मपत्री आ गई, ये परिवार है, ये काका है, ये मामा है। जो भी हमको करना था हमने किया, उनको करना था वो उन्होंने नहीं किया, वो जाने उनका राम बन जाए, लेकिन हमने पूरी उसकी तथ्यात्मक जांच करवाई। आपने भी पिछले 1 साल में जो काम किया, 466 के परिवार बच गए 22 में से भी 8 परिवार ऐसे हैं जो वास्तव में अंत्योदय के परिवार हैं, जिन परिवारों को ऑलरेडी इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई इनकम नहीं है, उनको जिला सभा ने अडॉप्ट कर लिया। जिला सभा के माध्यम से, यहाँ के स्थानीय संगठन के माध्यम से उनका वयोवृत्त की व्यवस्था उन्होंने कर दी। और 16 जो परिवार बचे हैं, आप यहाँ औरंगाबाद के सारे सूरी समाज के लोग बैठे हैं, चाहे वो महिला संगठन की महिलाएं हो, युवा संगठन के कुछ कार्यकर्ता हो, या हमारे मूल संगठन के लोग हो, और अन्य संगठनों के जो पदाधिकारी है। सबसे पहला काम अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तो मुझे ये जानकारी आनी चाहिए कि औरंगाबाद जैसे सरकार ने ओपन डेफिशिएंट फ्री के सर्टिफिकेट दिए कि OMT फ्री हो गया, अब यहाँ खुले में वो शौच मुक्ति सरकार ने अभी 2019 के बाद अभियान चलाया। उस तरह से मैं चाहता हूँ कि महासभा के द्वारा भी हम ये अभियान चलाएं कि 1 लाख से कम आय के श्राप से मुक्ति करने वाला पहला जिला औरंगाबाद बनाए। इन 16 परिवारों को अडॉप्ट करने का काम आपका है। ये जो आप भविष्य की चुनौतियों की बात कर रहे हैं, भविष्य की चुनौतियां हमारे सामने क्या है? आपने इन 16 परिवारों को अगर आपने व्यवस्थित कर दिया, 8 परिवारों का कुछ नहीं हो सकता है, तो जैसे आपके भाई की भंडारी परिवार ने जो काम किया, उन परिवारों को भी एडॉप्शन के आधार पर हम उस प्रभाग में, उस क्षेत्र के, उस तालुका सभा के किसी न किसी कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाएं कि इन 8 परिवारों से हफ्ते में 2 बार कम से कम मिले, क्योंकि उनको कोई बीमारी वगैरह नहीं हो, किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं हो, दवाई की कोई आवश्यकता नहीं हो, ताकि उन परिवारों को लगे कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ में यहाँ का पूरा समाज खड़ा है, हमारे समाज के बंधु बहनें खड़ी है। आप में से जहाँ महिलाएं अकेली है, मैं कह रहा हूँ कि इस त्यौहार पर उन बहनों के साथ मिलने जाइए। हमारे यहाँ महिलाएं जितनी भी है, उनको क्या लगता है कि सामाजिक संगठन में बहुत अच्छा गीत गाने से,
बहुत अच्छा महेश पंखा पर नृत्य करने से या बहुत अच्छा फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जाने से समाज सेवा का सम्मान हमको नहीं मिलने वाला। समाज सेवा का सम्मान हमको कब मिलेगा? जब आप हमारे समाज की उन निराश्रित बहनों के पास में आप जाएंगी, आप उनसे मिलेंगी, क्योंकि एक बहन अपने दुख को दूसरी बहन के साथ व्यक्त कर सकती है, उसको शेयर कर सकती है। आप में से अलग अलग क्षेत्र की कुछ प्रमुख बहनें जाए जो सीनियर है, उनके साथ बैठे, तीज त्यौहार वार त्यौहार पर उनको घर बुलाने का प्रकल्प चालू करे और उनको ये महसूस कराए कि आपके साथ में ये 2800 परिवार खड़े हैं, ये 8 परिवार इन 2800 परिवारों से अलग नहीं है और हम आपके साथ हैं। ये प्रक्रिया आप लोगों को चालू करने की आवश्यकता, ये प्रक्रिया इसलिए चालू करने की आवश्यकता है। आजकल समाज सेवा में जो भविष्य की चुनौतियों में एक चुनौती में मानता है कि काम कम करो, फोटो ज़्यादा डालो। अगर कोई किसी से मिलने भी गया, जैसे अस्पताल में एक केला देने भी जाता है किसी मरीज को, केला 1 रुपए का, फोटो 50 रुपये की, और 40 जने मिलकर उस एक केले को देने के लिए जा रहे हैं। ऐसी समाज सेवा का काम है। तो मेहरबानी करके इन 8, 16, 32 परिवारों का जो भी हमको अपलिफ्टमेंट करना है, उनसे आप मिलने जाए, उनको समभाव से, सम्मान के साथ, न कि ये महसूस कराने के साथ हम उनकी फोटो पोस्ट करें कि इन परिवारों के अपलिफ्टमेंट के लिए हमने संकल्प किया। ये हमारा अंदरूनी मामला है कि भाई हम यहाँ संकल्प करेंगे और उन परिवारों को कभी भी इस बात का आगाह, उनको ये उनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, उनको कहीं भी उनके स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए कि ईश्वर ने हमको इस स्थिति पर ला दिया कि हमको किसी की मदद, क्योंकि हमारा समाज एक स्वाभिमानी समाज है। हमारा समाज किसी भी कीमत पर किसी के आगे हाथ फैलाकर काम करने वाला समाज नहीं है। लेकिन अगर इतने बड़े जागरूक कार्यकर्ताओं की टीम और टोली है तो उसको ये समझ में आना चाहिए जिसके साथ में ये समस्या, इस समस्या को हम इस तरह से समाधान कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब अगली बार मैं संभाजी नगर में आऊँगा, क्योंकि आपके काम का जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज से मुझे पक्का विश्वास है मैं अगली बार आऊँ या नहीं आऊँ, 10-15 दिनों में आपके यहाँ से ये रिपोर्ट आ जाएगी कि आपका पूरा काम हो गया है। और मैं उससे ये संतुष्टि मानूंगा कि आपने दिन में मुझसे चाहे 5 बार बुलवाया, चाहे 10 बार बुलवाया, आपने मुझसे बकरी की तरह काम करवाया। मैं सारी बातें भूल जाऊंगा और मैं ये मानूंगा कि जो मैं वहाँ कहकर आया वो शेर की दहाड़ की तरह आपने माना और बिल्कुल समाज के कर्मठ कार्यकर्ता के नाते आपने उस संकल्प को पूरा किया। तो मेरी इस बात को आप मान लीजिएगा कि 22 परिवारों के अपलिफ्टमेंट की पूरी व्यवस्था करें। उसके बाद में आपके यहाँ जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, हमारे भविष्य की चुनौतियां, हमारे सामने क्या चुनौतियां? आज सबसे बड़ी चुनौतियां जो युवा वर्ग यहाँ बैठा है, जो परिवार के मुखिया यहाँ बैठे हैं, जो परिवार की मालकिनें यहाँ बैठी हैं, परिवार में सबसे बड़ी समस्या है परिवार है, वो फिजिकली, वो प्रैक्टिकली तो लोगों को परिवार दिखता है, लेकिन परिवार के अंदर परिवार का माहौल नहीं है। परिवार में परिवार का माहौल नहीं है, परिवार में स्नेह का भाव नहीं है, परिवार में सामिप्य नहीं है, परिवार में सहयोग की कोई भावना नहीं है। परिवार में जो अंतर्कलह है वो प्रत्येक परिवार उस अंतर्कलह से जूझ रहा है। कुछ सतह पर आ गई है, कुछ अंदर की अंदर सेटल होने की स्थिति में है, लेकिन ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। और उस समस्या का समाधान कौन करेगा? उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई इम्पोर्टेंट नेता नहीं आएगा। उस समस्या का समाधान हमको अपने पारिवारिक प्रबोधनों के कार्यक्रम के माध्यम से, समाज के माध्यम से, उन पारिवारिक, आज प्रत्येक हर दूसरे परिवार में दाम्पत्य जीवन में तनाव की समस्या है। पहली समस्या तो ये आती है कि भाई बच्चों के जहाँ जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो वहाँ एक ही बात कहते हैं कि भाई साहब बाकी तो सब बात बहुत बढ़िया करेगा, आपको भाषण बहुत जोरदार है। ये मैंने अभी पहले भी कहा था कि यहाँ तो ये करते हैं वक्ता वक्ता, वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाते हैं, वहाँ बहुत वक्ता बोलते हैं, वहाँ कहते हैं भाई साहब बहुत जोरदार वक्ता है, बहुत जोरदार वक्ता है। अरे मैंने कहा भाई हम मारवाड़ के लोग हैं, वक्ता और वक्ता में एक बहुत का ही फर्क है। तो वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप भरतपुर, राया, मथुरा, कासगंज, हाथरस, इस पूरे इलाके में जाएंगे, वहाँ को बहुत बोलते हैं। तो अपने यहाँ भी जितना प्रेम से कहते हैं भाई साहब बहुत जोरदार वक्ता है, वहाँ करते हैं बहुत जोरदार वक्ता है। मैंने कहा मारवाड़ से जाने वाले आदमी को एक बार थोड़ा लगा, मैंने कहा फिर मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा भाषा का फर्क है, बाकी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। तो केवल हमारे भाषणों से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जहाँ जाते हैं सामने वाला पक्ष खड़ा होता है तो वैसा आप बहुत जोरदार बोलेगा सारी चीजें, पर हमारे बच्चा की सगाई नहीं होगी। तो भाई बच्चों की सगाई नहीं हो रही है, इस पर प्रैक्टिकली समाज के लोगों को बैठना पड़ेगा। समाज के लोगों को उस समस्या के समाधान के लिए जो हमारे भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, उस पर चर्चा चिंतन करना पड़ेगा, उस पर वार्ता करनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों के सगाई संबंध क्यों नहीं कर पा रहे। उसका बेसिक रीजन समझ में आना चाहिए। आप कल्पना करें कि कोई महासभा का सभापति अपने साथ में कोई वो मैरिज ब्यूरो से लेके चलता है, संभव नहीं।
एक जगह तो वो सामने वाले भाई साहब डर ही पड़ गए कि भाई साहब फिर आप सभापति क्या काम दे। मैंने कहा भाई मेरे तो अभी कागज छोटे हैं और कोई मेरे यहाँ सगाई समझ वाला हिसाब किताब है नहीं, और अब मैं उस स्थिति में भी नहीं हूँ मैं समाज में इस तरह से इस सारी जनसंख्या वृद्धि के लिए आह्वान करूँ और तुरंत आपको ये रिजल्ट मिल जाए। इसलिए मेहरबानी करके इस जड़ पर जाने की जरूरत है। और आप कितनी मातृशक्ति विराजी, आपको पता है इस समस्या की जड़ क्या है? इस समस्या की सबसे मूलभूत जड़ आपको दे क्यों है? 1923 से 1943 के बीच में भी समाज में जो जेंडर रेशियो गैप है वो बड़ा था, काफी उसमें गैप हो गया। अभी जो नेशनल सेंसस है, नेशनल सेंसस पे 1000 बच्चों पे 927 बच्चियां, ये अपना ओवरऑल इंडिया का सेंसस है। कई प्रदेशों में 890-95 भी है। हमारे महेश्वरी समाज में भी लगभग 57 बच्चों पर 42 बच्चियां, 43 बच्चियां। तो कुल मिलाकर आपके पास में भी करीब करीब 12-15% से ऊपर का डेफिशिएट है, गैप है। क्यों हुआ? आपको क्या लगता है ये जो दीप प्रज्वलन हम 3 कन्या वालों को बुलाकर करवाते हैं, ये क्यों करवाते हैं? आप में से कितनी महिलाओं को इस बात की खुशी हुई होगी कि महासभा ने पहली बार इस बात को एंडोर्स किया है कि बालिका को जन्म देने वाली इस समाज की सबसे बड़ी संपत्ति को जन्म देने वाली महिला है, और उसको हम ये सम्मान देते हैं कि चाहे महासभा में कितना ही बड़ा मंच हो, उसको दीप प्रज्वलन करने का अधिकार उस महिला को होगा जिसने 3 या उससे अधिक बच्चों को जन्म दिया। और जिसने 3 बालिकाओं को जन्म दे दिया वो तो हमारे समाज की एक तरह से ग्रैंड एम्बेसडर है। लेकिन हमारी महिलाओं ने परिवार में क्या माहौल बनाया? हमारे यहाँ जिस महिला के 2 बच्चियां होती है और परिवार में 2 देरानी जेठानी अगर होती है और परिवार में कोई रिश्तेदार आता है तो हमारे परिवार की वो जो बड़ी महिला होती है, जो चाहे सास हो चाहे दादे सास हो, वो जब परिचय कराती है तो इनके तो गांव का 2 छोड़े ही बड़ी गजब की बात है। मतलब मुझे आश्चर्य होता है उसको जितनी दया भाव से, जितनी कृपा भाव से हम देखते हैं, ये हम अपराध कर रहे हैं, ये हम इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। इसकी शुरुआत आप लोगों को करनी पड़ेगी। जब महासभा ने ये शुरुआत कर दी है, आप भी अपने परिवारों में महासभा के आह्वान को आप मानिए। महासभा ने 2 साल से इस आह्वान को लगा रखा है कि कन्या के जन्म को उत्सव के रूप में मनाएं, कन्या के जन्म पर थाली बजाएं और कन्या के जन्म पर भी इतनी धूमधाम करें जितनी आप बच्चे के जन्म पर करें। इन समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं हो सकता कि मैं मंच से भाषण दूंगा और कल इतनी सारी कन्याएं प्रकट हो जाएगी, कोई जादू की छड़ी नहीं मेरे पास। और दूसरी चीज, हम समाजों में इस चीज के लिए वातावरण बनाए। वातावरण ये बनाए, हमारे परिवार की जो बड़ी महिलाएं हैं, परिवार का जो माहौल है, उसमें हम वातावरण बनाए कि परिवार में आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिसको हम हमारे भविष्य की समस्या मानते हैं। हमने इतने सारे भवन खड़े कर दिए, इतने सारे महल, ये सारे दीवारें खड़े कर दिए, इतने बड़े बड़े हमने मकान बना दिए। भोगने वाला कौन है? जिस घर में आप जाते हो वहाँ नौकर ज्यादा है, रहने वाले कम है। जिस परिवार में आप जाते हो बच्चा एक है, उसकी सेवा में 2 तो वहाँ मेड खड़ी है कि बेबी को ये करना है, बाबू का बाबा का ये करना है, इसका ये करना है, क्योंकि माओ को तो कितनी पार्टियों से भी टाइम नहीं है। इसके लिए 2-2, 3-3 मेड वहाँ उनकी हाजिरी में खड़े हैं। और हम कल्पना करते हैं कि हमारे संसाधनों को भोगने के लिए जब समाज के लोग ही नहीं रहेंगे तो समाज की संगठन, इस समाज की अस्तित्व के ऊपर सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह है। जिस बात को मैंने शुरुआत में कहा था कि एक प्रश्न मैं आपको छोड़ रहा हूँ कि क्या समाज इतना संवेदनहीन हो गया? संवेदनहीन इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब लोगों को, जितने यहाँ युवा बैठे, जिनको ये समझ में आती है कि हम यदि समाज में संपत्ति बढ़ाने के लिए एक माहौल, वातावरण का निर्माण नहीं करेंगे तो इस समाज की संपत्ति को भोगने वाले लोग कहाँ से लाएंगे? लोग इंपोर्ट करने पड़ेंगे। आप जाइए यूरोप के देशों में, नॉर्वे में जाइए, स्वीडन में जाइए, विश्व के अन्य देशों में जाइए, जहाँ बच्चा कंसीव करने पर भी सरकार आपको पुरस्कार देती है कि भाई आपने इस देश के विकास में इतना बड़ा योगदान किया कि आपने देश में जनसंख्या की वृद्धि की। आज विश्व के जितने भी देश हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, विश्व के सारे देश बूढ़े देश हैं। यूके की एवरेज एज, यूके में सारे लोग 65% पॉपुलेशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड इज मोर देन 65। केवल हिंदुस्तान ऐसा देश है
जिसकी 65% आबादी अभी भी 35 साल से कम उम्र के लोगों की है। और हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी संपत्ति नहीं है, हमारी संस्कृति है। और हम वेस्ट के प्रभाव में आने वाले सबसे पहले समाज है जिसने इस विषय पर अपना पूरा ध्यान खत्म कर दिया, क्योंकि हम मॉडर्न होने की तरफ बढ़ गए। हमको लगता है एक बच्चा हो गया, इनफ है, इसको पाल लेंगे, इसको बड़ा कर देंगे, इसके सपनों को पूरा कर देंगे, वो भी जैसे तैसे। हमारे समाज की भविष्य की चुनौतियों पर यदि हम बात करें तो मैं बड़ी खुलकर इस बात को कहना चाहता हूँ, आज से 10 साल 20 साल पहले समाजों में इस तरह की स्थितियां थी क्या? नहीं थी। आज ये स्थितियां समाज के अंदर जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, परिवारों के अंदर स्थिति इस तरह की हो गई है, जो भविष्य की चुनौतियां समाज में सेवा काम के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, सेवा के आयामों की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। टेक्नोलॉजी के कारण से हम इतना ज्यादा आपस में जुड़ गए कि आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इसको देश के कहीं भी समाज का कोई भी बंधु सुन सकता है, देख सकता है। पहले तो जो हमारे सभापति हुए, जो हमारे महासभा के पदाधिकारी हुए, चिट्ठी पोस्ट कार्ड लिख करके एक एक घर जाना, रेलगाड़ी से जाना, बसों में ट्रेवल करना, कितनी मुश्किल से उन्होंने इस संगठन को खड़ा किया होगा, इस तरह से इसका नेटवर्क बनाया होगा। हम उनकी ऊर्जा को सैल्यूट करते हैं। आज तो हमारे पास सारे साधन है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी और इस साधन ने हमको इतना ज्यादा आराम पल भी बना दिया कि परिवार में, एक परिवार में हस्बैंड वाइफ दोनों ही ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वो अपने गैजेट पे कुछ काम कर रहा है, वो अपने गैजेट पे कुछ काम कर रहा है, पत्नी उसको मोबाइल पर भी व्हाट्सएप पर मैसेज करती है व्हाट अबाउट लंच, और वापस पति लिखता है आफ्टर 15 मिनट है समझो आफ्टर कंप्लीशन नहीं है। आश्चर्यजनक बात है, ये संवेदनशीलता की पराकाष्ठा नहीं है तो और क्या है? आप अपने परिवार में हर चीजों को यदि व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, इसके माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे समाज के परिवारों में से परिवार का स्नेह भाव गायब हो जाएगा। आप ये मान के चलिएगा, जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, समाज की इस पूरी हमारी संस्कृति को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को संरक्षित करने का सबसे बड़ा जिम्मा किसके पास? महिलाओं के पास, मातृशक्ति के पास। मैं ये नहीं कह रहा कि पुरुष वर्ग पूरा का पूरा हम उसमें फ्री में छूट जाएंगे, ऐसा नहीं। जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हमको भी पूरा करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी समाज में यदि परिवर्तन का आगाज करना है, परिवर्तन का बीजारोपण करना है, तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उस परिवार के महिलाओं की होती है, क्योंकि संस्कार वो कल्टिवेट करती है, परिवार को बॉन्डिंग करके वो रखती है, परिवार के दैनंदिन काम वो करवाती है। और ये जो समाज नाम की रचना आज बची हुई है, ये आपके और हमारे पैसे कमाने से नहीं बची हुई है, ये इनके संस्कार संरक्षण से बची हुई है। इसलिए भविष्य में भी यदि संस्कार को संरक्षण का काम करना पड़ेगा तो महिलाओं को ही करना पड़ेगा। आज महिला एकमात्र, जब भगवान ने स्त्री पुरुष बनाए, सब लोग एक ही चीज पे चलते हैं। आप लोगों को एक नया नारा वेस्ट की औरतों ने दे दिया। आजकल हमारे लॉयंस है, ये लेडी जॉइंट्स है, सारी रोटरी है, जितनी भी लेडी रोटरी जितनी भी है, सारे क्लब्स इक्वलिटी का नारा, हमारे समाज की महिलाएं भी उसमें लग गई तो महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को वो बिल्कुल इक्वलिटी का अधिकार होना चाहिए। मना किसने किया? जब ये नारा आप किसी भी क्लब में कहीं भी जाकर लगाती है, उससे पहले कम से कम समाज के इतिहास का, हमारे संस्कारों का अध्ययन तो करना। इट इज ए स्लोगन फीडेड बाय वेस्ट। ये वेस्ट आइडियोलॉजी है। हमारे यहाँ की महिलाओं का कभी सम्मान कम था ही नहीं, और सम्मान जिन जाति समूह में था वो कोई आदिवासी जातियां रही होगी, कोई पिछड़ी जातियों की जातियां रही होगी, जहाँ वास्तव में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, केवल भोग की वस्तु के नाते देखा जाता था। महेश्वरी समाज वो सनातन समाज है जिसने सर्वाधिक महिलाओं को अधिकार दिए, सर्वाधिक महिलाओं की पूजा की। हम उस सनातन संस्कृति से संबंध रखते हैं। दुनिया के किसी भी धर्म में, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो माइनॉरिटीज का मुस्लिम धर्म हो, किसी भी धर्म में कहीं कोई देवी आपने देखी क्या? कभी कोई देवी की पूजा करता? किसी भी धर्म में आप बता दें, हमारे सनातन धर्म के अलावा, और विशेषकर हम महेश्वरी जिन धर्मों को मानते हैं उसके अलावा, हमारे यहाँ तो सबसे पहले सीताराम, राधे श्याम, पार्वती, परमेश्वरम, लक्ष्मी नारायण, सबसे पहले नाम ही देवी का लेते हैं। दुनिया के किसी धर्म में स्त्री की पूजा नहीं की जाती है, महेश्वरी समाज करता है और बड़े गर्व और गौरव के साथ करता है। तो उमा महेश की वजह से हम उत्पत्ति
और हमारे समाज की महिलाएं जाकर के वो वेस्ट के उस नारे के ऊपर काम करती है, वुमेन एम्पावरमेंट इज ए स्लोगन फॉर दोज जहां महिलाओं का अधिकार नहीं। आप में से जितनी महिलाएं बैठी है, ये पुरुष लोग ताली इसलिए नहीं बजा रहा है, मन में ये सारे लोग समझते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, अपने परिवारों में आज भी फाइनल किसी चीज पे मौत कौन लगाता है? आपको लगाने का अधिकार है। आपने कोई चीज तय की, कोई नई चीज लानी है, कोई नया सगाई संबंध करना है, कहीं कोई लेन देन करना है, आपने सारी झांकी जमाने के बाद में धीरे से भाभी जी को कान में कहा, तो भाभी जी ने कहा एक बार भाई ने पूछना थोड़ी, भाई ने पूछा मेरा पार बंद करो। घर में सारे लोग माहौल बना करके फिर धीरे से भाई के पास जाते हैं, भाई से उसके मौन लगवाते हैं, और वो दादी साहब जो विराजमान है वो सर्वशक्तिमान है। उन दादी साहब के बिना मोहर के कोई भी आपके परिवार का शुभ प्रसंग हो, लाभ का, हानि का, गुण का, दोष का, वो बिना मातृशक्ति की मौत के कम से कम महेश्वरी समाज में तो पूरा नहीं होता है। ये बात तो मैं गर्व और भावे के साथ कहूं। इससे तो ताली आप भी पूरी बजा सकते हैं, क्योंकि सभी लोग इससे भुक्त होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि समाज की जो चुनौतियां हैं, आपको भी ये बात समझनी चाहिए, हमारे युवा वर्ग को भी ये समझनी चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आ रही है, ये टेक्नोलॉजी हमारे संस्कार को, हमारे समाज को, हमारे व्यापार को, हमारे परिवार को और हमारे दैनंदिन जीवन को जितना तेजी से ये अपरिचित कर रही है, डिटेल कर रही है, उसको आपको समझने की जरूरत है। ये समय की चुनौती है। आज चुनौती ये नहीं है यहाँ कितने महेश्वरी भवन बनेंगे, आज चुनौती ये नहीं है कितने करोड़ का चंदा होगा, आज चुनौती ये नहीं है कि महेश्वरी महाधिवेशन में कितने हजार लोग आएंगे। आज चुनौती ये है कि 2047 के जिस विजन को लेकर के हम महाधिवेशन कर रहे हैं, 2047 में हमारे समाज की दिशा दशा क्या होगी, हमारी अवस्था क्या होगी, व्यापार की अवस्था क्या होगी, परिवार की अवस्था क्या होगी, हमारी दैनंदिन जीवन की अवस्था क्या होगी, हमारे संबंधों की कितनी ग्रेविटी बचेगी, इस सब पर आज हमको काम करने की आवश्यकता है। वो हमारे भविष्य की चुनौतियां हैं। हमारे भविष्य की चुनौतियों में ये चुनौती नहीं है कि अगला जिलाध्यक्ष किसको बनाओगे, अगला प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाओगे। हमारे सारे कार्यकर्ता तो चुनौती इसी को ही मानते हैं कि इस बार इनको नीचे पटक के इसको लाना है। ये हमारे सामने भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। मेहरबानी करके जो हमारी मूलभूत चुनौतियां हैं उस पर काम करना, उस पर फोकस करना आप तय कर लें। कोई भी कार्यकर्ता आएगा, यदि जो कार्यकर्ता समाज में, संगठन में बाहर भी है, वो किसी दायित्व पर भी नहीं है, लेकिन वो जागृत है, तो समाज में कोई भी पदाधिकारी आ जाए उसको काम करने के लिए मजबूर करने की स्थिति में आप लोग होने चाहिए कि भैया काम करना पड़ेगा, या तो करो या मरो, दो के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। आइदर टू परफॉर्म और पेरिश, या तो आप परफॉर्मेंस करके दिखाओ और नहीं तो आपका समाज बनाते हैं। इस भाव के साथ में हम समाज, इस संगठन और भविष्य की चुनौतियों के बारे में अपने अध्ययन को, अपने चर्चा को, अपने चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। अपना अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाधिवेशन 9, 10, 11 जनवरी को जोधपुर में आयोजित होने जा रहा है। मैंने पिछली बार भी देखा कि संभाजीनगर से बहुत बड़ी संख्या में अपने लोग आए थे। जो लोग आए उनको पता है, और जो नहीं आए वो सब लोग वहाँ पधारे। और केवल इस भाव से नहीं आए, हम उत्सव गर्मी लोग हैं, जिसको हमारे मारवाड़ में कहते हैं मेलाबाज, कि मेला देखते हैं, ढोल धमाका होता है। जैसे आपके महाराष्ट्र में आए और कोई ढोल वोल नहीं बजे तो लगता है यार इस बार महाराष्ट्र में कुछ अधूरा रह गया, कोई फेंटा वेटा नहीं बांधे तो ऐसा लगता है कि यार कुछ मामला मिसिंग लिंक, क्योंकि ये अपने बेसिक कल्चर में। आप जब वहाँ आए, एक विद्यार्थी के नाते आए, एक प्रशिक्षु के नाते आए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आए, उस आयोजन के आयोजक के नाते आए और वहाँ कुछ न कुछ ग्रहण करने की मानसिकता के साथ में आए, और उस कार्यक्रम में हम क्या सहयोग कर सकते हैं, इस पवित्र भाव को लेकर के उस कार्यक्रम में आए, तब उस कार्यक्रम की सफलता फलीभूत होगी और कार्यक्रम अपने पूर्ण वैभव को पहुंचकर समाज के लिए किसी अमृत का निर्माण कर पाएगा। इसी सारी भावनाओं के साथ में आपने, जैसे आदमी सुनते सुनाते मोनोटोनस हो जाता है, सामने भी वही, बोलने वाले भी वही, आज सुबह से ये मेरे ख्याल से चौथा 5वां ऐसा सत्र हो गया जिसमें इतना सारा बोलना पड़ रहा है। और शाम जी ने जितनी सम्मान के साथ में, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इनकी एक विशेषता मैं आप सबके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी औरंगाबाद आया हूँ, कोई परिवार में माँ अपने बच्चे का जितना ध्यान रखती है, श्याम जी ने उस भाव से हमेशा मेरा ध्यान रखा है, क्योंकि इनको पता है कि इनको ये चीज ऐसा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई एक आपका ज्येष्ठतम कार्यकर्ता आपके साथ में पालक भाव से यदि काम करता है, उससे बड़ी स्नेह और सम्मान की बात नहीं हो सकती है। यहाँ के पूरे कार्यकर्ताओं की टीम ने जितनी शिद्दत से
इतने खराब मौसम के बावजूद आप लोग यहाँ आए, आपने इस पूरे काम हमारी बातचीत को सुना, इस संवाद में आप प्रतिभागी बने, सहभागी बने। पूरा कार्यक्रम 2 दिवसीय, ये निश्चित मानकर चलिए, ये महासभा के कार्यक्रमों के निमित्त भी, हमारे एक नए आयाम के निमित्त भी मैं समझता हूँ औरंगाबाद का ये कार्यक्रम, संभाजी नगर का ये कार्यक्रम जो वीर भूमि है, छत्रपति संभाजी के नाम पर ये पूरा नगर है, ये पूरा शहर है, इस वीर भूमि से महासभा एक टर्निंग पॉइंट पर आकर कुछ नए आयामों की तरफ काम करेगी। जय महेश, जय स्वदेशी, जय भारत।